जी अस्सलाम वालेकुम, कैफियत। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 11। आज के लेक्चर में हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ आईफैक एंड आईएएसबी, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये दो कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं आज के लेक्चर में। बेसिकली इन दोनों का कंसेप्ट ये है कि क्या हमारा ऑडिट प्रोफेशन, इसमें ऑडिटर की अपनी मर्जी है कि जो चाहे करता रहे, या कि कुछ रूल्स जहां दिए गए हैं ऑडिटर को, जैसे आईएसएस, ठीक है, या जैसे कोड ऑफ एथिक्स है जो हमें ये बताता है कि हमने अपने ऑडिट क्लाइंट से कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, रूल दिए गए हैं। तो कोई ना कोई ऐसी बॉडी भी होगी जो चेक कर रही हो कि ऑडिटर उन रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं, उन रूल्स के मुताबिक काम करता है कि नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल, कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं जो ये चेक करती हैं कि ऑडिटर ने काम ठीक किया है कि नहीं किया। आज के लेक्चर में हम उन रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेशनल लेवल पे, तो आपको पता है कौन है, नेशनल लेवल पे है आईकैप जो कि ऑडिटर्स को रेगुलेट करता है, और एससीसीपी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी है, वो है आईफैक और आईएएसबी। ये दो बॉडीज है, इनका क्या इंटर रिलेशनशिप है ये भी हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, रेगुलेटर्स ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन। और फिर इसके बाद हमारा जो भी ऑडिट होता है, आपको पता है आईएसएस के मुताबिक होता है, हम आईएसएस को सामने रख के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आईएसएस में गाइडेंस हमें नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, फिर हम शाबाश अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हैं। तो चूंकि आईएसए हमारे लिए एक सबसे अहम डॉक्यूमेंट है ऑडिट करने के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे। तो दो कंसेप्ट आज के लेक्चर में हमने पढ़ने हैं, एक रेगुलेटरी बॉडीज और दूसरा आईएसएस का इंट्रोडक्शन, ये कैसे होते हैं जिनके मुताबिक हम अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो 1 बाय 1 पूछ लीजिए। होम असाइनमेंट तो नहीं थी आज? हाँ जी, ठीक है, होम असाइनमेंट नहीं थी। अच्छा, आज की होम असाइनमेंट आप नोट कर लीजिए। आज की होम असाइनमेंट आपकी होगी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 के एंड पे 2 क्वेश्चन है। खास तौर पे जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो लाजमी करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 लिस्ट थी ना, हाँ, ये 2 क्वेश्चन है। कौन कौन सा? 12 और 13। हाँ जी, खास तौर पे 13 आपको केस स्टडी के लिए तैयार करेगा। जो 12 वाला क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन का है, उसको भी आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन खास तौर पे क्वेश्चन 13 आपने लाजमी अटेम्प्ट करना। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? पॉइंट 11 था आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी, वो असल में कंट्रोल रिस्क से रिलेट करता है। वो हमने कंट्रोल रिस्क की एग्जांपल में ऑलरेडी कवर कर दिया था, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया पॉइंट 11। ठीक है, कि ये देखे पॉइंट 11 में जो एग्जांपल्स दिए ना, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस की एग्जांपल्स है कि क्लाइंट के सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई पॉलिसी या प्रोसीजर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो ये क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की प्रॉब्लम है। चूंकि हमने पहले मिस स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल वीकनेस का जो फर्क पड़ा था उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी थी, इसलिए इनको मैंने दोबारा टच नहीं किया। ठीक है, इनको आप यहां से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर समझ आ जाए रीड करें, समझ आ जाए ठीक, नहीं समझ आई तो इसको क्रॉस कर दें, अभी इसको समझने की फिर जरूरत नहीं। और कोई क्वेश्चन? देखिए, कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटीज, इसके बारे में आप अकाउंटिंग में ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अभी FR 1 में, FR 2 में, लेकिन अगर अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने FR 2 नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 में। उसमें जो केस स्टडीज हम कर रहे होंगे ना, उसमें ये जब सामने केस स्टडी की शक्ल में ये कंटीजेंट एसेट या कंटीजेंट लायबिलिटी आएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये है कंटीजेंट एसेट, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो अभी आप इसको याद कर लीजिए कि क्लाइंट को कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी में की रिकॉर्डिंग और डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम होती है। अभी सिर्फ इतना याद कर लें कि क्लाइंट के लिए मुश्किल होता है कि किस जगह पे डिस्क्लोजर देना है और किस जगह पे रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, वैसे छोटा सा कंसेप्ट टेस्ट कर लूं, अगर आउटफ्लो, आपने ये प्रोविजन के बारे में पढ़ा, आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो, तो अगर ये पढ़ दिया तो कंसेप्ट पूरा। अगर आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन रिगार्ड। और अगर आउटफ्लो प्रोबेबल या मेजरेबल ना हो, ये जो डिस्क्लोजर होता है ना, इसे कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, एक कंटीजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन में यही फर्क होता है कि प्रोविजन रिकॉर्ड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होती है। ठीक है, वही लीगल केस, वही लिटिगेशन, उसमें अगर आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो हम कहते हैं प्रोविजन, और एग्जैक्टली वही लिटिगेशन उसमें अगर लॉयर कह दे कि आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है या मेजरेबल नहीं है, हम कहते हैं ये कंटीजेंट लायबिलिटी बन गई, आप इसको डिस्क्लोज करो।
ठीक है जी, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ठीक है, बाकी ये कंटीजेंट एसेट वाली आगे चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। और कोई क्वेश्चन जी? पॉइंट नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बोले उसको, बेस्ड ऑन एस्टीमेट, इसमें एस्टीमेट पॉइंट नंबर 10 है, पॉइंट नंबर, इसमें एस्टीमेट को अंडरलाइन करें। सबसे अहम चीज इसमें एस्टीमेट है, इनकम एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटी अहम नहीं है लफ्ज, एस्टीमेट्स वाला क्या कह रहा है, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ एरियाज में, कुछ ट्रांजैक्शन में एस्टीमेट्स होती हैं, कुछ में एस्टीमेट्स नहीं होती। ये तो एग्री करते हैं आप इससे, जैसे सेल्स में नॉर्मली एस्टीमेट कोई नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन में एस्टीमेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट में एस्टीमेट है, वारंटी में एस्टीमेशन, तो कहता है कुछ एरियाज में एस्टीमेट है, कुछ में नहीं। एग्रीड? आगे सिंपल ये बात कर रहा है, जिन एरियाज में एस्टीमेट है ना, उनमें गलती का रिस्क ज्यादा है, गलती का चांस ज्यादा है। मानते हैं ना इसको? क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश, पूछिए हाइब्रिड में से। सर क्वेश्चन था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से इन्वेंटरी का रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इन्वेंट्री का रिस्क कैसे बढ़ जाता है? ठीक है, इन्वेंट्री का रिस्क कैसे, देखिए अकाउंटिंग ये कहती है कि लोअर ऑफ कॉस्ट, ये माइक का बटन ऑफ कर दे क्वेश्चन पूछने के बाद, डिस्ट्रक्शन होता है। हाँ जी शाबाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एनआरवी, अकाउंटिंग ये कहती है इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड होना चाहिए। एग्रीड? अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे एनआरवी कम होती हुई, तो हमारे लिए रिस्क है कि इसकी एनआरवी कॉस्ट से कम है और क्लाइंट ने इसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, ये रिस्क है। तो अब एनआरवी कब कम होती है, उसने उसके डिफरेंट शायद 6-7 एग्जांपल्स दे दिए आपको, इनमें से कोई भी एग्जांपल केस स्टडी में यूज कर सकता है। हर एग्जांपल से आपने इसी कंक्लूजन पे पहुंचना है कि इससे इन्वेंट्री की एनआरवी कम होगी और रिस्क है कि क्लाइंट ने इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ही शो करवाया होगा। जैसे उनमें से एक एग्जांपल जो भाई पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, तो देखिए एनआरवी की डेफिनेशन क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो एनआरवी कम होगी तो कब होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम हो जाए या कॉस्ट बढ़ जाए, यही वो कह रहा है। ठीक है, वो केस स्टडी में इसको कैसे टेस्ट करेगा, केस स्टडी में कहेगा कि आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही थी, आपने 25% डिस्काउंट कर दिया, आपकी सेल बढ़ गई। अच्छा, 25% डिस्काउंट करने से सेल तो बढ़ गई, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात इसमें क्या है, इन्वेंट्री की सेल प्राइस तो कम होगी ना, इन्वेंट्री की सेल प्राइस, तो बाकी की जो इन्वेंट्री इन हैंड है वो एनआरवी पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसी तरह यह कह सकता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कोई प्रोडक्ट बेचने का, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद और ड्यू डेट से पहले रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई। आप वो कैफ 4 बिजनेस लॉ में पढ़ते होंगे, वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के एग्जांपल में, जिसका क्या कि अगर कमर्शियली फिजिबल ना हो, तो कमर्शियल फिजिबल कब होता है, जब प्रोडक्ट आपके लिए लॉस मेकिंग हो जाए। तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, लॉ क्या सिखाता है, क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उसे भाग सकते हैं? लॉ कहता है नहीं, पूरा करना पड़ेगा आपको। इसीलिए उसके ऊपर जो नुकसान आपको नजर आ रहा है वो क्या करें, अभी रिकॉर्ड कर लें। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन था कि जो ऑडिटर है उसका बिहेवियर किस लेवल का होगा, अगर इन द सेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन मैनेजमेंट एंड द सेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन लाइफ। इंटीग्रिटी इन मैनेजमेंट और इंटीग्रिटी, अच्छा ये ना क्विकली में छोटा सा 5 मिनट के अंदर, देखिए कुछ चीजें आती है ना तो फिर दिल करता है कि बंदा थोड़ा उसको खुल के एक्सप्लेन करे। 5 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने इसको पिक करना है। कंसेप्ट है, बल्कि 2 कंसेप्ट में ला रहा हूं, ठीक है। अच्छा रीजन सुन लें, वैसे आज मैं ये क्यों बेनिफिट ले रहा हूं, आज का जो लेक्चर है ये केस स्टडी बेस्ड नहीं है। हमारे पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो केस स्टडी बेस्ड कंसेप्ट था ना, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 था। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो हम पढ़ेंगे केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है, कुछ रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इसमें केस स्टडी कोई नहीं टेस्ट करनी, आई कि आपने रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही टेस्ट करेगा, और रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए इजी साबित होते हैं। तो मुझे अंदाजा है कि कुछ थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा, इसीलिए मैं ये 1-2 चीजें मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मेरे किसी दूसरे चैप्टर में जाके मुझे काम आएंगी, और आपको भी। आपको बताने क्या लगा हूं मैं, आपको बताने लगा हूं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पता है किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? हिरार्की, शाबाश। तो हिरार्की में आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, पहले क्लाइंट कंपनी की हिरार्की, और फिर ऑडिट फर्म की हिरार्की, ऑडिट फर्म की हिरार्की, ताकि डिफरेंट टर्म्स अगर यूज होती हैं तो ये आपको क्लियर हो।
क्लाइंट कंपनी की हिरार्की में सबसे ऊपर होता है शेयर होल्डर। एंड वाले भाई मुझे बताइए कि आपको ये जो मैंने लिखा है नजर आ रहा है? एंड वाले भाईजान नजर आ रहा है? पक्का, चले ठीक है। ये शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं किसको? डायरेक्टर्स को। शाबाश। डायरेक्टर्स फिर चूंकि डायरेक्टर होते हैं, कंपनी लॉ में आपने शायद पढ़ा होगा, ये रोज रोज नहीं आते बिजनेस में, ये तो महीने 2 महीने के बाद चक्कर लगाया करते हैं। तो डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में बाकी का पूरा महीना काम किसने चलाना है बिजनेस में? मैनेजमेंट ने। शाबाश। अब ये जो मैनेजमेंट होती है ना, इसको हम क्लासिफाई करते हैं, हर डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट अलग होती है। कलेक्टिवली मैनेजमेंट का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स की मैनेजमेंट, लेकिन असल में हर डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट अलग-अलग होगी। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट अलग होगी, इसका हेड डिपार्टमेंटल हेड अलग होगा। इसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड एचओडी, ये सारे एचओडी होंगे और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, इसको कहते हैं सीएफओ। इसको क्या कहते हैं? सीएफओ। बाकी डिपार्टमेंट्स के हेड का नाम नहीं बता रहा, ये आ गया सीएफओ। सीएफओ सीएफओ तो बाकी के डिपार्टमेंट्स का हेड जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ठीक है। और लेकिन मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा, सबसे हमारा ये। हाँ, डायरेक्टर्स के नीचे और मैनेजमेंट से थोड़ा सा ऊपर एक और पर्सन भी होता है। शाबाश, सीईओ। ऑफिशियल। अब ये सीईओ है ना, इसको अकाउंट लॉ में डायरेक्टर का हिस्सा माना, ये दरमियान में है ना बेचारा, लॉ में इसे डायरेक्टर्स का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ऑडिट में इसे मैनेजमेंट का हिस्सा। तो मैं इसको मैनेजमेंट का हिस्सा ही मान के आगे पूरे ऑडिट में चलूंगा। क्लियर हो गया? अब हमारा हर डिपार्टमेंट के अंदर, अब सीएफओ जाहिर है खुद अकेला काम थोड़ी कर रहा होगा, इसने आगे अपने 3-4 छोटे छोटे वर्कर्स रखे होंगे, असिस्टेंट रखे होंगे। इस मार्केटिंग वाले ने भी अपने असिस्टेंट रखे होंगे, इन लोगों ने भी अपने असिस्टेंट रखे होंगे। ऐसे ही जी हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ असिस्टेंट होते हैं। अब ये बेसिकली आपके सामने डिफरेंट लेवल आ गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये जो लेवल 4 वाले लोग हैं ना, इनको हम कहते हैं एम्प्लॉइज। क्या कहते हैं? एम्प्लॉइज। ये जो लेवल 3 वाले लोग हैं, इनको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। ये जो लेवल 2 वाले लोग हैं यानी डायरेक्टर्स, इनको हम कहते हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस। और ये जो लेवल 1 है, इनको हम शेयर होल्डर या यूजर्स या मेंबर्स भी कहते हैं। मेंबर्स कह लें, लॉ की लैंग्वेज में मेंबर्स कहते हैं, वरना इनको यूजर्स भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। ये सारी हिरार्की समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं सिर्फ और ऐड करना चाहता हूं, वो है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। जब डायरेक्टर्स चले जाते हैं मैनेजमेंट को अपॉइंट करके, तो डायरेक्टर्स को खतरा होता है कि पता नहीं ये पूरे महीने में सारी तबाही ना फेर के रख दे मैनेजमेंट, और हमें एंड में जाके पता चले जब पानी सर से गुजर जाए। तो ये क्या करते हैं, ये इस मैनेजमेंट के पैरेलल एक और डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिटर का कर लेता हूं, उसे इंटरनल ऑडिटर भी कहते हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी कहते हैं। इस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का काम क्या भला? इसने खुद से कोई काम नहीं करना, दूसरों के काम को चेक करते रहना, देखते रहना सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर सही काम कर रहे हैं तो ठीक, अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाला रिपोर्ट बना के कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है वो जमा करवा देता है। किसको? डायरेक्टर महीने बाद आते हैं तो मैनेजमेंट से पूछते हैं, हाँ भाई ये क्या गड़बड़ करते रहे हो। मैनेजमेंट कहती है, सर आपको कैसे पता चला, आप तो महीने बाद आए हैं। कैसे पता चला इनको? इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट से पता चला। भाई यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहां पे मैं 3-4 कंसेप्ट ऐड करना चाहता हूं, कर दूं? इजाजत है? यहां तक पहले मुझे बताएं सारा क्लियर हुआ कि नहीं। मेरा पहला क्वेश्चन कि हम ऑडिटिंग में एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करेगा ना, तो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करता है, एक सोर्स से एविडेंस नहीं आता। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑडिट के दौरान में क्या हम सारे का सारा एविडेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेंगे या किसी और डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हैं? शाबाश। अब मैं डिपार्टमेंट बताऊंगा, आपने अपनी जजमेंट की बेस पे एक एक एग्जांपल बताते जाना है। पहली एग्जांपल मैं बता देता हूं।
अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन या एविडेंस मिलेगा? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। अच्छा मुझे बताइए, ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट से कोई एविडेंस मिलेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, शाबाश, बोनस, बिल्कुल ठीक। क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन एविडेंस मिलेगा? क्या कि किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, किसकी कम है, ताकि जिसकी सेल ज्यादा है वो तो ठीक है, जिसकी कम है उसको एनआरबी पे रिकॉर्ड करें, ठीक है। क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी पता चलता है क्या वर्कर्स को सेल करने पे कोई कमीशन दिया जाता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी पता चलेगा क्या जब प्रोडक्ट सेल की जाती है सेल एग्रीमेंट में कोई वारंटी लिखी होती है, ताकि अगर वारंटी लिखी हुई है तो हम उसकी प्रोविजन भी रिकॉर्ड कर। अच्छा एक डिपार्टमेंट होता है लीगल डिपार्टमेंट, उससे क्या पता चलेगा? कंपनी के खिलाफ कितनी लिटिगेशंस हैं और कितनी लिटिगेशन में कंपनी हार रही है, कितनी में जीत रही है, ताकि जितनी में कंपनी हार रही है उसको क्या करें? प्रोविजन रिकॉर्ड, और जिसमें जीत रही है उसको डिस्क्लोज कर दें, ठीक है। तो हम बहुत से डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन डिफरेंट, क्लियर हो गया ये डिफरेंट सोर्सेज वाला कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन मेरा, अच्छा ये तो एक स्टैंडर्ड था ना जो ये कहता है कि आपने एविडेंस ऑब्टेन करना है डिफरेंट सोर्सेज से, ये एविडेंस वाला स्टैंडर्ड था। एक स्टैंडर्ड है जो कहता है आपने रिस्क असेसमेंट करनी। अब ये जरा बात गौर से सुनिएगा, ये जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ना बेसिकली उसका आंसर अब आने वाला है। क्वेश्चन का ये था कि सर आपने लिखा हुआ है कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ एम्प्लॉइज भी और कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट भी, तो इन दोनों में क्या कोई फर्क है एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट, वो बताने लगा हूं। पहले मुझे बताइए एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट में फर्क समझ आ गया आपको? अब सुनिए, अगर ये जो मैनेजमेंट होती है ना, मैनेजमेंट जैसे सीईओ सीएफओ हैं, जैसे सीईओ की एग्जांपल अपने जेहन में लेके आए, या सीएफओ, ये मैनेजमेंट होती है हायर लेवल पे, यानी सीईओ और सीएफओ ने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, ऐसा ही है डायरेक्टर्स की सुपरविजन में, ठीक है। जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट की हद तक जिम्मेदार होते हैं। जैसे इन्वेंट्री वाला है ना, वो जो मर्जी 2 नंबरी कर ले, वो सिर्फ इन्वेंट्री में ही कर सकता है, जितने मर्जी हाथ पैर मार ले। मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग में 2 नंबरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जैसे सीईओ या सीएफओ, इनके अंडर पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये अगर 2 नंबरी करना चाहे ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी एरिया में कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, एम्प्लॉइज जो है वो एक सर्टेन एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, दूसरे एरियाज में नहीं जाते, उनकी ड्यूटीज में शामिल है। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसकी जिम्मेदारी सारे बिजनेस की होती है। जैसे सीईओ सीएफओ, इन्होंने सारे बिजनेस के हवाले से डिसीजन करने हैं। अब सुनिए रिस्क, इसका रिस्क से क्या ताल्लुक है? अगर एम्प्लॉय में कंपिटेंस या इंटेग्रिटी नहीं है ना तो ये रिस्क है छोटे लेवल का, वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में रिस्क है जिसका वो एम्प्लॉय है। लेकिन अगर मैनेजमेंट में कंपिटेंस और इंटेग्रिटी नहीं है तो ये बड़े लेवल का रिस्क है, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी आइडिया गड़बड़ हो सकता है। क्लियर हुई है बात? अब इसी कंसेप्ट को टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट कर दूं जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर शैल असेस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये लाइन समझ आई? अगली लाइन सुने, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ रिस्क। एक है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक है रिस्क एट असर्शन लेवल, छोटा रिस्क, ठीक है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे बताइए आप, ये जो अगर एम्प्लॉय कंपिटेंट या इंटेग्रिटी नहीं है, कौन सा रिस्क है? शाबाश, रिस्क एट असर्शन लेवल। और अगर सीएफओ सीईओ कंपिटेंट या इंटेग्रिटी नहीं है, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। हमारे लिए ज्यादा खतरनाक कौन सा है? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब एक एग्जाम की एग्जांपल उठा के आपके सामने रख रहा हूं। एग्जाम, अगर इतना डिस्कशन कर लिया तो फिर एग्जाम लेवल तक भी पहुंच ही जाते हैं। 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं, दोनों रिस्क हैं, आपने बताना है कौन सा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, कौन सा रिस्क एट असर्शन लेवल। एक एग्जांपल आपने बता दी एम्प्लॉय की और मैनेजमेंट की। दूसरी एग्जांपल, मैनेजमेंट ने ये ऑफर के, पहले दोनों सुन लीजिएगा। मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से ऑफर है कि जितनी ज्यादा सेल्स होगी ना उतना हर सेल का 10% बोनस दिया जाएगा। एक ऑफर ये। दूसरी ऑफर क्या है? जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका 10% सीएफओ को बोनस दिया जाएगा। सेल जो है वो असर्शन लेवल है, सेल जो है वो असर्शन लेवल है, और जो सीएफओ का, क्योंकि सेल्स वाली टीम, सेल्स वाले केस में ना सेल्स वाली टीम 2 नंबरी करना चाहेगी तो वो सिर्फ सेल्स में करेगी,
परचेज से उसे कोई लेना देना नहीं, एक्सपेंसेस से उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब सीएफओ को प्रॉफिट का 10% देंगे ना, वो सेल्स को भी ओवरशूट करेगा, वो परचेजेस भी कम करेगा, एक्सपेंसेस भी। तो इसका मतलब है जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क क्रिएट कर देता है, और रिस्क एट असर्शन लेवल वो एक आधे एरिया पे रिस्क क्रिएट करता है। रिस्क एट असर्शन लेवल सिर्फ एक एरिया पे रिस्क क्रिएट करेगा, और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पूरी फाइनेंशियल। अच्छा, अब आपने ना असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को फिलहाल रट्टा लगाना है, इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में ज्यादा नहीं। सिर्फ ये रिस्क के 2 लेवल हैं, असर्शन लेवल जो किसी स्पेसिफिक एरिया पे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो कि तकरीबन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसका इफेक्ट होगा। तो कुछ रिस्क का इफेक्ट होता है स्पेसिफिक एरिया पे, उन्हें कहते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल, और कुछ का इफेक्ट होता है पूरी, कुछ वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। कौन सा ज्यादा खतरनाक? शाबाश शाबाश, ठीक है। रिस्क एट, अच्छा मैंने ये नहीं समझाया, मैंने ये समझाया कि इफेक्ट किसका बड़ा है किसका छोटा है। ये नहीं कहा कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वो रिस्क है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और रिस्क एट असर्शन लेवल वो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। ये नहीं समझाया मैंने। स्टूडेंट गलत समझ जाते हैं, वो समझते हैं उधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का लफ्ज आ रहा है ना असर्शन के, तो ये असर्शन लेवल का रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होता, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होता है। फर्क सिर्फ उसका इंपैक्ट का है। असर्शन लेवल सिर्फ एक एरिया में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? चलिए शाबाश। और कोई क्वेश्चन? अच्छा नहीं सॉरी, अभी नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का, जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको रिस्क की बात बता दी इस स्ट्रक्चर से, मैंने आपको एविडेंस की बात बता दी इस स्ट्रक्चर से। अच्छा, अब एक और हमारा स्टैंडर्ड है, वो फ्रॉड की बात करता है। कहता है वैसे तो ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर, रीजनेबल एश्योरेंस के जरिए मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। मिस स्टेटमेंट में एरर भी आ जाता है, फ्रॉड भी आ जाता है, लेकिन कहता है एरर कम खतरनाक है, फ्रॉड ज्यादा खतरनाक है। एरर, फ्रॉड आ जाए ना तो आपको कुछ ज्यादा काम भी करने पड़ेंगे। एरर में तो हम सिर्फ ठीक कर देते हैं, कहानी खत्म। फ्रॉड में फाइनेंशियल में ठीक करने के साथ साथ कुछ लोगों को बताना भी होता है, ओ भाई फ्रॉड हो रहा है, अलर्ट हो जाओ, सिस्टम बेहतर करो। क्वेश्चन ये है फ्रॉड वाले स्टैंडर्ड में कि बताना किसको है, बताना किसको है? इट डिपेंड्स। अगर एम्प्लॉइज फ्रॉड में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, डायरेक्टर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, वो कहता है एक स्टेप ऊपर, जो बंदा फ्रॉड कर रहा है ना उसे कम से कम एक स्टेप ऊपर बताओ। फ्रॉड वाली बात भी समझ आ गई? तो मैंने आपको एक बात बताई रिस्क की, एक बात मैंने बताई आपको रिस्क की, एक बात बताई एविडेंस की, ये सारे कंसेप्ट्स आगे आने हैं। एक बात बताई फ्रॉड की, अब सुन ले एक बात इंटरनल ऑडिटर की। अब ये इंटरनल ऑडिटर यहां पे फिट नजर आ रहा है आपको? इंटरनल ऑडिटर के बारे में एक बड़ी अजीब लाइन है, वो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन अगर समझ आ गई तो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का सबसे बड़ा फर्क समझ आ गया। सुन ले इंटरनल, अच्छा मुझे बताइए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? ये शेयर होल्डर नहीं करता है, डायरेक्टर करता है। ऐसे ना करे यार, सारी की एक राय पानी। इंटरनल ऑडिटर किसको, इसको अपॉइंट कौन करता है? ये रिपोर्ट किसको देगा? डायरेक्टर। एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब आपको पता है कंपनी होता है, लेकिन एंटिटी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाँ पार्टनरशिप को भी वो उसका भी ऑडिट करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, ये बात समझ आई? आगे में इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। और बड़े गौर से सुनिएगा अगली बात पूरी नहीं हुई। इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। उनसे इंडिपेंडेंट होगा तो उनका काम चेक करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है क्योंकि उनका एम्प्लॉई है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। अब आई कैप की केस स्टडी पूछ लूं आपसे एक, और केस स्टडी सुन ले, केस स्टडी। और ये सीफैप लेवल की भी एक कंसेप्ट टेस्ट किया उसने कहा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर सीएफओ का बचपन का दोस्त है। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सीएफओ का बचपन का दोस्त है। क्या आप इस इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पे रिलाय करेंगे? शाबाश, इसका जवाब था नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? इंडिपेंडेंट नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन
भाई समझ आ गया? तो ये मैंने आपको 4 कंसेप्ट समझा दिए बड़े बड़े इस एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी समझ आ गया और कंसेप्ट भी समझ आ गए, कौन कौन सा, रिस्क का, एविडेंस का, फ्रॉड का, इंटरनल ऑडिट का। डन जी। अच्छा अब ऐसा करते हैं, जो ऑडिट फर्म का स्ट्रक्चर है ना, वो मैं आपको फिर किसी लेक्चर में बता दूं, जब कोई इजी लेक्चर आएगा ना आगे कभी, तो फिर उसमें बता दूंगा, क्योंकि आज फिर वो ये फिर जल्दी जल्दी मुझे निकालना पड़ेगा, जगह इसको भी मैं टाइम रिजर्व लेना चाह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी जी हाँ देखें, बिल्कुल अगर फ्रॉड होता है ना तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो जो इफेक्ट आना है सो आना ही आना है, लेकिन जो अलहदा से हमने कम्युनिकेशन करनी है वो भी करनी है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आपने क्लाइंट से पूछा ये बोरियां 100 बोरियां स्टॉक बोरियां गिनवाओ, उसने कहा सर ये बोरियां पड़ी हुई हैं। आपने बोरियां गिनना शुरू की, 100 बोरियां पूरी थी। आपने कहा एक बोरी में से स्मेल सी आ रही है, लगता है इसमें कोई गड़बड़ लग रही है। खोला, उसमें से लाश बरामद हो गई। अब इसके 2 इफेक्ट हैं। अब इसके 2, एक तो ये कि आपका स्टॉक जो है वो ऑब्सोलीट हो गया, जो पड़ा था उधर थोड़ा सा, 1 बोरी का स्टॉक खत्म, 0। आपने बैलेंस शीट में 100 बोरी की बजाय 99 बोरी का स्टॉक, एक ही एडजस्टमेंट कर दी। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है सर हम एग्री करते हैं, इस बोरी में इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई तो टोटल 99 होनी चाहिए, एडजस्टमेंट कर दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन सा ओपिनियन आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट कौन सी देंगे? रिपोर्ट अनमोडिफाइड दें। लेकिन क्या अब खुद सोचें, ये जो इलीगल एक्टिविटी है, ये जो फ्रॉड है, ये जो इलीगल एक्टिविटी है, ये जो फ्रॉड है, इसमें सिर्फ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट देखना चाहिए कि मजीद भी? हम कहेंगे बात अभी खत्म नहीं हुई, अब ये बात करीबी थाने तक जाएगी। क्या हमारी जिम्मेदारी है रिपोर्ट करना? बिल्कुल। उसने कहा कर दें सर, ये प्रीडिसेसर ऑडिटर था पिछला, ये भी यही कह रहा था। हमने कहा नहीं, वकील से मशवरा कर लेते हैं, वकील से मशवरा करके फैसला करें। तो 1 बोरी हो। तो याद रखिएगा कि अगर सिंपल मिस स्टेटमेंट है ना, एरर, तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करें, खत्म कहानी। लेकिन अगर फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एडजस्ट होंगी ही होंगी, उसके अलावा भी हमारी जिम्मेदारी होती है टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग एज रिक्वायर्ड बाय ISAs। अब ये जब कभी ऑडिटर्स फाइंडिंग का लफ्ज आए ना, कम्युनिकेट, आपके जहन में बोरी आ जाए करे कि हमारी ये फाइंडिंग थी, क्या हमने किसी और को कम्युनिकेट करना है? यस करना है, लेकिन एहतियातन वकील से मशवरा करके, उसके बाद नहीं वकील से मशवरा करके फिर भी कर लें। चलिए और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी पूछिए। एसी चला दे मेरे भाई, एसी चला दीजिएगा। चलिए अब आज के हम कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ये इरेज कर दूं, बार बार इधर नजर पड़ेगी आपकी, तो इसके बारे में सोचते रहेंगे आप। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ओके? चलिए अच्छा, अब हम स्टडी कर रहे हैं रेगुलेटरी। देखें हमारे ऑडिट प्रोफेशन पे 2 तरह के रेगुलेटर्स हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे है SCCP और ICAP, जिसके बारे में हम बाद में कभी पढ़ेंगे, वो आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटर है IFAC। सबसे बड़ा रेगुलेटर इंटरनेशनल लेवल पे कौन है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। जिस तरह कोई लेबर यूनियन होती है ना, लेबर यूनियन किसी फैक्ट्री में, वो क्या करती है? वो लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जहां पे लेबर को कोई प्रॉब्लम हो वो लेबर के हक में बोलती है, स्पीक आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, और जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वर्कर्स की, उनका ध्यान रखती हैं कि वो सेफ हो, सिक्योर हो। उसी तरह ऑडिटर्स की भी एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो तकरीबन इन्हीं चीजों का ध्यान रखती है कि ऑडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, ऑडिटर्स के पब्लिक इंटरेस्ट में बोला जाए, लोगों को ऑडिट प्रोफेशन के बारे में गाइड किया जाए, इवन ऑडिटर्स को ऑडिट प्रोफेशन के बारे में गाइड किया जाए कि ऑडिट किस तरीके से करने हैं। यानी इसका IFAC का जो मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ा टास्क होता है वो है ISAs इशू करना। ठीक है, तो ये हमारी इंटरनेशनल IFAC क्या है? ऑडिटर्स की इंटरनेशनल बॉडी। ये क्या करती है? ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और लीडर है किसकी? ऑडिट प्रोफेशन की। अच्छा, इतनी काउंटिंग आपने पढ़ी है, आप बता सकते हैं ग्लोबल लेवल पे अकाउंटेंट्स की इंटरनेशनल बॉडी, ग्लोबल बॉडी
IASB, शाबाश। सिंगल ए आता है कि डबल ए आता है? सिंगल है। हाँ, IASB वो काउंटर्स की शाबाश इंटरनेशनल है। ये IFAC है, ये ऑडिटर्स की इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी या रोल क्या होते हैं IFAC के? क्या काम करने हैं? इसने सपोर्ट करना है हमारे प्रोफेशन को। कैसे? ये नए से नए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है IFAC और इंप्लीमेंट करता है। यानी हमारे पास इस वक्त जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके बनाए हुए हैं? IFAC। अब ये वो कैसे बनाता है, वो कौन सी मशीन है इसके पास, ये भी थोड़ी देर में हमने पढ़ना है। ये हमारा राइट वाला टॉपिक है कि ISS कैसे बनते हैं, बनाता कौन है, अभी ये सीख ले, IFAC। ठीक है जी। और ये प्रमोट भी करता है हमारे अकाउंटेंट्स को। ठीक है, अकाउंटेंट्स को प्रमोट करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में बोलता है जहां पे इसे लगे ऑडिटिंग प्रोफेशन के हवाले से कोई बात करने की जरूरत है, जैसे एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव करने की जरूरत है। अब देखिए, एक्सपेक्टेशन गैप के बारे में पब्लिक को गाइड करना, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है? ना सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में है बल्कि ऑडिटर के इंटरेस्ट। तो ये कौन बोलेगा? क्या ऑडिटर नंबर 1 बोलेगा? वो कहेगा मेरा क्या मसला है, ये तो हमारी पूरी फैमिली का मसला है, किसी एक बंदे का मसला थोड़ी है। तो इस पे किसी एक बंदे को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जो फैमिली हेड है उसको बोलना चाहिए IFAC। ठीक है, इस तरह के छोटे मोटे इसकी कुछ और एक्टिविटीज है। ये जितने भी रोल या एक्टिविटीज है, याद रखें, जितने भी रोल या एक्टिविटीज है, ये IFAC अकेला परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, सबसे बड़ी IFAC की रोल या एक्टिविटी क्या होगी हमारी? ये स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है और फिर पब्लिक अकाउंट ऑडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनके हक में बोलता है, आवाज उठाता है उनके हक में। अच्छा, IFAC की जितनी भी जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान की कुछ जिम्मेदारियां हैं, पाकिस्तान के हर शहरी के जानो माल की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और पता नहीं क्या क्या बला बला। अब हुकूमत पाकिस्तान ये सारा काम खुद नहीं करती प्रैक्टिकली, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने पाकिस्तान का जितना भी जुरिस्डिक्शन है उसे 4, 5, 6 हिस्सों में किया है। एक सूबा अलहदा, भाई इसकी ये जिम्मेदारियां, दूसरे सूबे की दूसरी जिम्मेदारियां, एक सूबा दूसरे के कामों में टांग नहीं लाता। उसी तरह IFAC के जितने भी रोल्स एक्टिविटीज इसने परफॉर्म करनी है ना, उनको पूरा करने के लिए IFAC ने अपने 4 बॉडीज बनाई हुई है। यूं समझ लीजिए अपने 4 डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। ये 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? IAASB, IESBA, IAESB, IPSA। शुरू में आपको इनके नाम याद करना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, तो लेकिन इसको याद कर लें तो बेहतर है। जैसे IASB, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसमें काउंटिंग नहीं आएगा। इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर इसके बाद इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर। अच्छा, अगर आप नाम को समझ लेना तो आपको इनका काम समझ आ जाएगा। जैसे IASB, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका सबसे बड़ा काम क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करना। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, कहता है ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी कुछ गाइडेंस इशू करता है। ये IAPS और IAPN, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट या प्रैक्टिस स्टेटमेंट, इसकी गाइडेंस है। स्टैंडर्ड इशू करता है, स्टैंडर्ड में कोई पैराग्राफ मुश्किल हो उसकी गाइडेंस इशू करता है। और अगर हम उसे मजीद कहें सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो फिर ये उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी फैसिलिटेट करता है, अडॉप्ट करने में। यानी IASB ने एक स्टैंडर्ड इशू कर दिया, अब पूरी दुनिया में इसको इंप्लीमेंट होना है ना। अच्छा, इसमें आपको एक बात बता दूं हो जाएगी, जो कि कहीं पे भी लिखी नहीं हुई और प्रैक्टिस में सबसे अहम चीज वो होती है। IFAC का और IASB का होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आप पाकिस्तान में ऑडिट सीख सकते हैं और पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है ना। इंटरनेशनल तो जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस है वो वही है जो जर्मनी की है, अगर वो भी ISS के मुताबिक ऑडिट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लोकल लॉज की वजह से कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ा 5-10%। ठीक है, वरना तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है मोबिलिटी आसान हो जाती है ऑडिटर्स के लिए। ठीक, तो अब IASB ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, और अगर हमें उसको इंप्लीमेंट करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो हमें गाइड भी IASB करेगा। ठीक है, लेकिन IASB याद रखे डायरेक्ट हमें नहीं करता, यानी इंडिविजुअल पर्सन को डील नहीं करेगा। कभी कभार डील कर भी लेता है, कमेंट्स लेता है। लोकल बॉडी जैसे ICAP, IASB ने कोई चीज समझानी हो, चीज पूछनी हो ना, तो वो पाकिस्तान में ICAP से पूछता है। ICAP फिर ईमेल के जरिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से कमेंट लेता है, हमारे कमेंट्स को ICAP इकट्ठा करता है, IASB भेज देता है।
ISB में बाकी दुनिया की बॉडी से भी कमेंट्स आते हैं, फिर उनको सामने रखते हुए फैसला करते हैं क्या करना है। ठीक है, तो ये ISB का रोल समझ आ गया। फिर इसके बाद दूसरा बोर्ड है, ये था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब है बाकी के बोर्ड और कुछ भी करें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है एथिक्स। मुझे बताइए, क्या हमने सिर्फ ऑडिटर बनना है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर बनना है? सिर्फ ऑडिटर बनना है कि अच्छा ऑडिटर बनना है? अच्छा, तो ऑडिट कैसे करना, ऑडिटर कैसे बनना है वो आपको IASB सिखाएगा। अच्छा ऑडिटर कैसे बनना है, इंटरनेशनल एथिक्स सिखाएगा आपको, ये इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट। जिस तरह इन्होंने ISS ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं ना, IS, तो इस बॉडी ने कोड ऑफ एथिक्स इशू किया हुआ है, और हमारे सिलेबस में कोड ऑफ एथिक्स भी है, थोड़ा सा, इतना थोड़ा भी नहीं है, लेकिन टोटल की निस्बत थोड़ा ही है कोड ऑफ एथिक्स। तो ISS में और कोड ऑफ एथिक्स में फर्क क्या है, ये समझ आ गया आपको। फिर इसके बाद कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी है, कितने सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये फैसला कौन करता है भला? ICAP। लेकिन ICAP मिनिमम रिक्वायरमेंट IFAC की तरफ से आती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कौन डिसाइड करता है? स्टेट बैंक। लेकिन जरा सोच के बताइए, क्या वाकई ही स्टेट बैंक ही करता है या इंटरनेशनल किसी बॉडी IMF की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है? ठीक, उसी तरह ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए, आर्टिकल्स कितने साल के होने चाहिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट IFAC बताता है हर मुल्क की मेंबर बॉडी को। IFAC एक डिपार्टमेंट है, उसका काम ही यही है देखते रहना कि प्रैक्टिस में कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ऑडिटर के पास क्या स्किल होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर फर्ज कीजिए अभी रिसेंटली प्रैक्टिस में हमारे क्लाइंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऑडिटर की प्रोफेशनल एजुकेशन में, उसकी ट्रेनिंग में, उसके एक्सपीरियंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी, उसको हैंडल करना भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये कौन बताएगा? IASB। अभी बताया नहीं इसने, लेकिन इस तरह की चीजें यही बताता है। ठीक है, जैसे एक जमाने में जब कंप्यूटर आया था तो उसने कह दिया था कि भाईजान अब कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाएं ऑडिटर्स को, इसके बगैर ऑडिटर सही ऑडिट नहीं कर सकेंगे। तो इस वाली बॉडी का काम क्या होता है? नजर रखना कि प्रैक्टिकली किन चीजों की डिमांड है, और उन चीजों को मर्ज करना, इंक्लूड करना ऑडिटर्स के करिकुलम में। ये क्लियर हो गया, प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग बता, लेकिन याद रखें ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बताते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टिंगली ACCA भी आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने इलाके में, ठीक, हाँ, हमारे गोले पे नहीं, उनका अपना अलग गोला, हमारा अलग। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सब्जेक्ट्स कम पढ़ने पड़ते हैं। ICAP का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े हैं, तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो IFAC ने IASB के जरिए से रिक्वायरमेंट्स दोनों को दी है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स मिनिमम है। उन्होंने कहा आप इससे ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है मुझे, मेरा ख्याल है मिनिमम 14 सब्जेक्ट्स हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरी दुनिया में पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन किसी मुल्क में ये तादाद 14 है, किसी में 16 है, किसी में 20 है, तो मिनिमम। हाँ, इसी तरह आर्टिकल्स भी, जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कंफर्म नहीं, लेकिन IFAC की तरफ से मिनिमम 2.5 साल के आर्टिकल्स है, 2.5 ईयर्स के। अब कोई कंट्री अगर इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर लास्ट पब्लिक सेक्टर। आप खुद मुझे बताइए, क्या नेस्ले या कोक या पेप्सी का काम करने का तरीका और ऑडिट करने का तरीका, और पाकिस्तान रेलवे का काम करने का तरीका और ऑडिट करने का तरीका एक जैसा ही होना चाहिए? एक जैसा नहीं होता। तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है ना, यानी गवर्नमेंट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, इनका ऑडिट करने का तरीका का अलग है। अब इनका ऑडिट कैसे होगा? पब्लिक सेक्टर का ऑडिट ISS के मुताबिक नहीं होता। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का ऑडिट किसके मुताबिक होता है? हाँ जी, ये इंटरनेशनल पब्लिक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। तुक्का मारा है मैंने, वैसे यही है, बनती है निशाने में। ये बताएगा पब्लिक सेक्टर का ऑडिट किस तरीके से करना है। तो क्लियर हुआ जी? कुछ समझ आई IFAC क्या करता है? IFAC के कितने बोर्ड है, हर बोर्ड की क्या क्या जिम्मेदारी है? खास तौर पे ICAP जो पूछ सकता है फेवरेट, वो है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। क्लियर? चलिए, ये तो बोर्ड होगी। अब चले, ये सारा स्ट्रक्चर आपने समझ लिया IFAC का। आंखें बंद करके मुझे बताइए, वो एक काम जो सबसे ज्यादा अहम है ये करता है, वो कौन है? पूरा IFAC।
ISAs इशू करता है, शाबाश, और कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है। अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कौन सा है? ISAs इशू करना। तो ये कैसे ISAs वजूद, इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या है, ओवरहेड्स क्या है, ठीक है, कैसे फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, ये सीखने जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ठीक है। ये बोर्ड वाला शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगा हो, लेकिन ये जो पढ़ने जा रहे हैं ISA कैसे बनता है, इसकी शक्लो सूरत कैसे होती है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? ISA कैसे बनता है, इसकी शक्लो सूरत क्या होती है, और इसका ऑडिटर की जिंदगी में रोल क्या है। ऑडिटर की जिंदगी में रोल क्या है, ISA कैसे बनता है, शक्लो सूरत स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑडिटर की जिंदगी में इसका स्टेटस क्या है। सबसे पहले बनता कैसे है कोई भी ISA, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको कुछ पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दुनिया में सारे लोग बड़े सुकून से बैठे होते हैं, आईफैक भी, ऑडिटर भी, मैनेजमेंट भी। दुनिया के किसी कोने में, किसी एक कंपनी में एक शातिर इंसान का दिमाग चलता है और वो कोई ना कोई गड़बड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर देता है। तो जब कभी मिस स्टेटमेंट सामने आती है, जब कभी मिस अखबारों में आ जाती है, वो दुनिया में पता चलता है कि एक बड़ी मिस स्टेटमेंट, एक ऑडिट हुआ और ऑडिट होने के बाद एक बड़ी मिस स्टेटमेंट सामने आ गई, फौरन आईफैक सोचता है कि ये ऑडिट किया हमने, इसके बाद भी मिस स्टेटमेंट सामने आ गई, इसकी रीजन क्या है? क्या ऑडिटिंग, करंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कोई डेफिशिएंसी है या ऑडिटर में डेफिशिएंसी है? भाई या तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डेफिशिएंसी होगी या ऑडिटर में डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अगर तो ऑडिटर में डेफिशिएंसी है, आईफैक कहता है खुद ही भुगतो, इसको तो फांसी लगा दो। अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में डेफिशिएंसी है तो फिर आईफैक कोशिश करता है अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की, ताकि आइंदा से इस तरह की मिस स्टेटमेंट को रोका जा सके, ठीक है जी। अच्छा, अब जब कभी कोई मिस स्टेटमेंट सामने आती है ना दुनिया में, वो चाहे मिस स्टेटमेंट एरर हो या फ्रॉड हो, ज्यादातर फ्रॉड होती है, लेकिन चाहे एरर हो या फ्रॉड हो, जब वो मिस स्टेटमेंट सामने आती है, IAS भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेता है। जैसे अगर मिस स्टेटमेंट आई इन्वेंट्री में, ऑडिट हो चुका था उसके बाद इन्वेंट्री में, तो IAS भी सेलेक्ट कर लेगा भाई इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड रिवाइज करने की जरूरत है। या तो अगर एग्जिस्टिंग कोई स्टैंडर्ड है तो उसको रिवाइज करो, और अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो नया स्टैंडर्ड ले आओ, उसको रिवाइज। अगर फर्ज कीजिए कि डेटर्स की प्रॉब्लम थी, डेटर वाला स्टैंडर्ड रिवाइज करना है। अगर प्रॉब्लम थी लीगल केसेस में, वो वाला, यानी जो भी स्टैंडर्ड हो, एक दफा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, फर्ज कीजिए कि इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड रिवाइज करना है। फिर उसके बाद IASB में चूंकि प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं, हमारे प्रोफेशन का मगज जो है, ब्रेन, वो IASB में बैठा है, तो ये अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे एक रफ ड्राफ्ट, रफ ISA बना देते हैं, ठीक है। एक उसे कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। ये सिर्फ ड्राफ्ट है, जिस तरह ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो फाइनल तो नहीं ना होती, वो तो ऑडिट के दौरान में जो सामने से आई वो एडजस्ट भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। तो एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिश करता है IASB, और ये भेज देता है कमेंट्स के लिए पूरी दुनिया में उसकी जितनी भी मेंबर बॉडीज हैं उनको, और अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देता है कि आइए और कमेंट कीजिए, क्या आप समझते हैं कि इस तरह के फ्रॉड को आइंदा से खत्म करने के लिए ये वाली रिक्वायरमेंट्स इशू कर दी जाए तो मसला हल हो जाएगा। अब हर बंदा सोचता है और अपने कमेंट्स देता है कि जैसे अगर ऐसे कर लिया तो फिर भी एक रास्ता ये खुल जाएगा, या ऐसे हो गया तो ऐसे भी हो सकता है। या कोई बंदा कहता है सर ये तो एक तरीका है ना, एक दूसरा तरीका भी है फ्रॉड करने का, जो भी सामने नहीं आया लेकिन आ सकता है, उसको भी साथ ही मिक्स कर दें, दूसरा फ्रॉड होने का इंतजार तो ना करें। तो पूरी दुनिया में से मेंबर बॉडीज, जैसे पाकिस्तान में कौन सी मेंबर बॉडी है? ICAI, ठीक है। इंडिया में कौन सी मेंबर बॉडी है? ICAI, ठीक है। तो वो अपने अपने कमेंट्स देते हैं। फिर ये कमेंट्स जब पहुंचते हैं IASB के पास, उनकी एक टीम दोबारा बैठती है और इन कमेंट्स को रीड करके डिसीजन करती है, ये बोंगा कमेंट है इसको फारग, ये बोंगा कमेंट है इसको फारग, ये अच्छा कमेंट है इसको ऐड कर दो। कमेंट सारे ऐड करने के बाद जो जो अमेंडमेंट करनी हो, फिर न्यू ISA पब्लिश कर दिया जाता है। न्यू ISA पब्लिश कर दिया जाता है। मुझे कंफर्म तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कमोबेश यही स्टेप्स होंगे काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जजमेंट है मेरी। बहरहाल ऑडिटिंग के लिए तो यही समझ आ गया। कहानी कहां से शुरू होती है? जब कोई ना कोई
खत्म कहाँ पे होती है? या तो नया आईएसए पब्लिश होता है या किसी एग्जिस्टिंग आईएसए में जो है। जैसे हो सकता है इन्वेंट्री का अगर ऑलरेडी कोई स्टैंडर्ड है तो उसको इंक्रीज कर दें। जैसे हमारा एक स्टैंडर्ड है, उसका नंबर है आईएसए 315 रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट बहुत पुरानी बात है, पहले वो सिर्फ इतना ही कहता था कि रिस्क असेसमेंट है ना तो क्लाइंट की ट्रांजैक्शन वगैरह देख लो, रिस्क असेसमेंट करनी है। फिर जब कंप्यूटर्स आए तो उस स्टैंडर्ड में नया स्टैंडर्ड नहीं आया, लेकिन उसी में रिवीजन आ गई कि आइंदा जब कभी आपने रिस्क असेसमेंट करनी है ना तो ट्रांजैक्शंस को देख लें, क्लाइंट के आईटी सिस्टम को भी देखे वो ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली और कंप्लीटली प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखिए चूंकि ये भी रिस्क असेसमेंट ही है लेकिन एक नए एंगल से करनी है, तो इसके लिए नया स्टैंडर्ड इशू नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग में ही उन्होंने उसको ऐड कर दिया। तो बहरहाल या तो इस प्रोसेस के एंड पे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में रिवीजन होगी या कोई नया आईएसए पब्लिश होगा। क्लियर? अच्छा, जब कोई भी स्टैंडर्ड पब्लिश होता है ना, चाहे अकाउंटिंग हो चाहे ऑडिट हो, उसकी एक इफेक्टिव डेट रखी जाती है। जैसे आज अगर कोई स्टैंडर्ड इशू होगा ना, ये नहीं कहा जाता भाई कल से अप्लाई करना शुरू कर दो। 2-3 साल का टाइम नॉर्मली दिया जाता है, कम ज्यादा हो सकता है, 2-3 साल का टाइम दिया जाता है ताकि लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लें और फिर इसको अप्लाई करें। ठीक है जी। और आपको एक इंटरेस्टिंग डेट बताऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट, फन फैक्ट आपके लिए। आपका क्या हाल है, कोई भी काउंटिंग स्टैंडर्ड है, कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है या इवन कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर दे, ये स्टूडेंट के लिए कब एग्जामिनेबल होती है? पब्लिशिंग डेट से या इफेक्टिव डेट से? देखा, पब्लिशिंग डेट से। इसलिए आई कैप ने 4 या 6 महीने का टाइम रखा हुआ है आपके लिए। प्रैक्टिस में चाहे उनको कहा जाए 2 साल बाद होगा आपके लिए कि इस सेशन के दौरान में चेंज आई ना, वो नहीं एग्जामिन, अगले सेशन। हालांकि अभी कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिकली अप्लाई हुए ही नहीं। इसकी रीजन पता क्या है? आई कैप कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयार करके जो चीजें अभी अप्लाई होने वाली है ना वो भी सिखा के भेजूंगा। और ये अच्छी अप्रोच है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो जाहिर काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये अच्छी बात है। जो अच्छी बात हो इंस्टीट्यूट की या किसी की भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन हमारे दुश्मन की भी, मुखालिफ की भी अच्छी बात है तो अप्रिशिएट चाहे ना करें, सीख लें उससे। स्ट्रक्चर ऑफ आईएसए। अच्छा, आपने मुझे बताया काउंटिंग स्टैंडर्ड कभी देखे हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ना आपने देखे होंगे ना ही कैफ लेवल में कभी देखेंगे। अब मैं दिखा नहीं रहा आपको, सिर्फ समझा रहा हूं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शुरू कर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है? खोले, सफा खोले, सबसे पहले एक नंबर लिखा होता है IS 10, ठीक है, उसका नाम लिखा होता है, स्कोप लिखा होता है, डेफिनेशन लिखी होती है, ऑब्जेक्टिव। अब ये तो आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बातें बता रहे हैं सारी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी यही चीजें लिखी होती हैं। फिर इसके बाद डिफरेंट पैरा, अब आप कहेंगे पैराग्राफ होते हैं उसमें, ये तो पैराग्राफ भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी पैराग्राफ होते हैं। एग्जाम्पल ये लो, ऐसे ना करें यार, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, चले मैं आपको मेन कंसेप्ट, लेकिन सबसे बड़ा फर्क जो अकाउंटिंग और ऑडिट स्टैंडर्ड वो आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा फर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने मैंने पढ़े थे आज से कोई 10-15 साल पहले, अब का मुझे पता नहीं है, तो लास्ट टाइम जब मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे थे ना अकाउंटिंग वाले, उसमें था कि कुछ रिक्वायर्ड पैराग्राफ होते थे और कुछ होते थे एप्लीकेशन या एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। रिक्वायर्ड वाला होता था बोल्ड, बोल्ड मतलब ज्यादा ब्लैक होते थे, और जो एप्लीकेशन मटेरियल होता था वो कम ब्लैक होते थे, रेगुलर। और जिस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन होती थी ना, उसी के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ, बोल्ड पैराग्राफ, उसके नीचे अगले 2-3, ऐसे ही होता है सारा स्ट्रक्चर। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसा ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का था। फर्क सिर्फ यह है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया। उन्होंने कहा इसमें तो बच्चों को रिवीजन करते हुए मुश्किल होती है, क्या कि रिवीजन करते हुए तो सिर्फ जो बोर्ड वाले वो ज्यादा अहम होने चाहिए ना, जल्दी जल्दी पढ़ लें। तो हम क्या करते हैं, अब बच्चों की आसानी के लिए, वैसे आपकी आसानी मकसद नहीं था लेकिन समझाने के लिए कर, बच्चों के जितने भी रिक्वायर्ड वाले पैराग्राफ है ना बोल्ड वाले, उनको निकाल के पहले नंबर पे रख दिया, दरमियान में लाइन लगा उसका नाम लिख दिया रिक्वायरमेंट्स। ये 6-7 सफों पे रिक्वायरमेंट्स आ गए, यानी रिक्वायरमेंट्स के सारे पैराग्राफ इकट्ठे कर दिए। फिर उसके बाद लाइन लगाई और आगे लिखा एप्लीकेशन मटेरियल, और एप्लीकेशन के सारे पैराग्राफ इकट्ठे कर दिए। ये चेंज है, यानी काउंटिंग में रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन इकट्ठे चलते हैं। ऑडिट में फर्स्ट हाफ में सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, सेकंड हाफ में सारे। अब इसमें आपके में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कौन सी एप्लीकेशन किस पैराग्राफ की है? तो वो नंबरिंग दी होती है, रेफरेंस दिए होते हैं उन्होंने, ठीक है। ये तो अगर आप आईएसए को कभी खोले, जो कि आपने कभी नहीं देखना, तो उसमें आपको कुछ चीजें तो कॉमन चीजें मैंने कोशिश किया कि वो ना लिखो।
सबसे अहम चीज क्या, ऑब्जेक्टिव होगा हर एक का। जैसे काउंटिंग में ऑब्जेक्टिव होता है ना, इस काउंटिंग स्टैंडर्ड का मकसद है इन्वेंट्री की काउंटिंग बताना, IS2, IS16 का मकसद फिक्स एसेट की। उसी तरह हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मकसद है आपको सिखाना कि लीगल केसेस को ऑडिट कैसे करना है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका मकसद है आपको समझाना एस्टिमेट्स को कैसे वेरीफाई करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बताया था नामुमकिन नहीं है, स्टैंडर्ड ने बताया हमें कैसे एस्टिमेट्स वेरीफाई होंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है, सारी इकट्ठी होंगी, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी सारी, और फिर उसके बाद एड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल अलग। फिर उसके बाद छोटी छोटी और कुछ चीजें हैं, जैसे इफेक्टिव डेट क्या होगी, जैसे डेफिनेशन है, अहम टर्म जो होती है ना उनकी डेफिनेशन लिख दीजिए। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं ISA का स्टेटस क्या है, ISA का हमारी जिंदगियों में स्टेटस क्या क्या रोल है, क्या रोल है। ठीक है, रोल ये है जैसे हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगियों में कुरान मजीद का क्या रोल है कि हमने अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारनी है, ऐसे ही है। अच्छा, अपनी मर्जी से कुछ बातें माननी, कुछ नहीं बातें, कि सारी की सारी बातें माननी है, सारी की सारी बातें माननी है। ठीक है, अनलेस के कोई नॉट प्रैक्टिकेबल हो या नॉट रेलिवेंट हो। जैसे हज करना है, फर्ज है ना, हज करना है फर्ज है, लेकिन अगर साहिब इस्तात नहीं है तो ये वाली रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो जाती है। उसी तरह हमारे ऑडिटर्स की जिंदगियों में ISAs का क्या रोल है, भाई हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है ना वो ISAs के मुताबिक ही गुजारनी है। ठीक है, क्या कहता है, कहता है स्टेटस ऑफ ISA क्या है, रोल क्या है ISAs का। कहता है दुनिया के हर ऑडिटर ने कंप्लाई करना है किससे, ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ISAs। हर ISAs में एक एक रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी में 2 है, किसी में 10 है। हमने हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई। अब अगला कंसेप्ट बहुत अहम है, अटेंटिव। हमारे ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करें, सिवाय जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो या जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट प्रैक्टिकेबल हो। जब कोई रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट हो, प्रैक्टिकेबल, नॉट प्रैक्टिकेबल हो। अब बाकी बात तो समझ आ गई, ये नॉट रेलिवेंट और नॉट प्रैक्टिकेबल समझ नहीं आया है, तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सुने, नॉट रेलिवेंट और नॉट, हमने हर ISA की हर, जैसे एक ISA कहता है क्या कि ये आपने आगे फ्यूचर के टॉपिक में से कंसेप्ट उठा रहा हूं ताकि एग्जांपल भी फिट हो जाए, फ्यूचर का कंसेप्ट भी कवर हो जाए। एक हमारा ISA है डेटर्स वाला, वो कहता है अगर किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, उसके डेटर्स रिकॉर्ड हुए ना, तो आपने सैंपल बेस पे कुछ डेटर को सेलेक्ट करके उनको लेटर लिखना है। लेटर में उनसे हालचाल नहीं पूछना, बल्कि उनसे यह पूछना है कि कंपनी कह रही है उसने आपसे 5 लाख रुपए लेने, आपने कितने देने हैं। इस लेटर को कहते हैं कंफर्मेशन लेटर। क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन लेटर। तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने डेटर हैं क्लाइंट के, तो कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। आप क्लाइंट पे गए, देखा वहां डेटर थे ही नहीं, उन्होंने कहा सर हम तो एडवांस पे काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो कार मैन्युफैक्चरर है ना, होंडा सुजुकी वाले, आपको पता है एडवांस पे काम करते हैं। उन्होंने कहा जी हम तो एडवांस पे काम, हमारे डेटर्स है ही नहीं। अब आप कहें नहीं मैं तो लेटर सेंड करूं ही करूं क्योंकि रिक्वायर्ड है। क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, क्यों नहीं करनी, नॉट रेलिवेंट है। अगली एग्जांपल सुने, एक और स्टैंडर्ड है जो ये कहता है अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएं, अगर उसकी इन्वेंट्री है आपने उसको वेरीफाई करना है, इन्वेंट्री को फिजिकली। अगर उसकी इन्वेंट्री, आप क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, आपने कहा किधर है इन्वेंट्री, उन्होंने कहा हमारी इन्वेंट्री है, हम तो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। सर्विस सेक्टर में इन्वेंट्री होती नहीं, बड़ी छोटी मोटी कोई चीज होती है, ज्यादा इन्वेंट्री है ही नहीं हमारी। आपने कहा नहीं भाई मैं तो इन्वेंट्री को वेरीफाई करूंगा, स्टैंडर्ड की वायलेशन हो जाएगी। बताइए क्या, हालांकि स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहा है कि इन्वेंट्री है तो वेरीफाई करो, क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, नॉट रेलिवेंट। रेलिवेंट नहीं, रेलिवेंट का मतलब वो सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं करती जो ISA ने बताई है, वो सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं करती तो काम कैसे करेंगे। नॉट रेलिवेंट का मतलब क्या है, सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं करती। नॉट प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है कि सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, आप प्रैक्टिकल ग्राउंड, किसी प्रैक्टिकल रीजन की वजह से वो काम नहीं कर सकते। जैसे अब इसकी भी एग्जांपल सुने, बल्कि दोनों एग्जांपल ICAP की पास पेपर की केस स्टडी से बता रहा हूं। किसकी दोनों एग्जांपल, रेलिवेंट की बता दी, प्रैक्टिकेबल की। पहले डेटर्स वाले, आप क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, डेटर एग्जिस्ट करते थे, क्लाइंट ने डेटर रिकॉर्ड किए हुए थे, आपने कहा मैं कंफर्मेशन लेटर सेंड करूंगा। क्लाइंट ने कहा सर बाकी को तो सेंड कर दे, एक को ना कीजिएगा। आपने कहा बाकी को रखो साइड पे, पहले बताओ एक को क्यों नहीं सेंड करना। उन्होंने कहा सर देखें
है हमारा डेटर, नो डाउट, लेकिन ना हमारे साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो हमने इसको सामान सही भेजा था, ये कह रहा है सामान टूटा हुआ था, हम कहते हैं तुम्हारे एम्प्लॉइज ने तोड़ा है, वो कहते हैं आपके एम्प्लॉइज ने टूटा हुआ सामान भेजा है। निगोशिएशन चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई। तो अभी अगर आप उसको लेटर सेंड करेंगे अगर, तो वो जवाब ही नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा भाई मैं ये तो अभी डिस्प्यूटेड है, ये मैं थोड़ी मानूंगा कि इतने पैसे देने हैं मैंने, तो जवाब ही, या अगर देगा तो वो डिफरेंट गलत होगा, तो बेहतर है ना भेजें। क्या यहां पे आपके ख्याल में हमें कंफर्मेशन लेटर भेजना चाहिए? क्यों? रेलिवेंट तो है, क्योंकि डेटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है ऐसी सिचुएशन, इस सिचुएशन में तो आपने कुछ नहीं करना ना, इस सिचुएशन में आप रिक्वायर्ड वाला प्रोसीजर ना परफॉर्म करें, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करेंगे, सेल इनवॉइसेस, शाबाश, सेल इनवॉइसेस को चेक कर लेंगे। आसान सवाल था, शाबाश, सेल इनवॉइसेस को चेक कर। भाई ये बात समझ आई? आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद लेक्चर खत्म। आपने मुझे बताना है कि ये नॉट रेलिवेंट है कि नॉट प्रैक्टिकेबल है, और जो भी सिचुएशन होगी आगे क्या कुछ करना है मजीद काम के नहीं। ठीक है, सुन लें। हमें गाइड करने के लिए गए, हमने देखा क्लाइंट की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है, हमने कहा स्टैंडर्ड याद आ गया, इन्वेंट्री है तो फिजिकली वेरीफाई करना है। हमने कहा भाई फिजिकली वेरीफाई करवाओ, उसने कहा सर नहीं करवा सकते। हमने कहा क्यों नहीं करवा सकते? कहा सर उस इलाके में कोरोना वायरस है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है, अब हम वहां पे नहीं जा सकते। नॉट रेलिवेंट के नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकेबल, शाबाश। तो अब आपको क्या करना चाहिए? ये नॉट प्रैक्टिकेबल में अल्टरनेटिव प्रोसीजर लाजमी पिक करना है आपने। यहां पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या हो सकता है, कौन बताएगा? शाबाश, क्या प्रोसीजर? परचेज इनवॉइस चेक करेंगे कि सेल? परचेज के सेल? परचेज इनवॉइस करेंगे, इन्वेंट्री है अभी। अच्छा, और गुड रिसीव्ड नोट देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, उसके एरिया में अगर कोई लोकल ऑडिटर है जो उसी सोसाइटी में रहता है, उसको क्या देंगे? शाबाश। और अच्छा, आई कैप ने 2-3 रिटर्न्स पहले केस स्टडी यहीं से उठाई। अब आपने इसका आंसर सोच के आना है। आई कैप ने कहा 31 दिसंबर को लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन रिमूव हुआ 31 जनवरी को। अब आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि 31 दिसंबर पे क्या बैलेंस था? हाँ, शाबाश, रिवर्स वर्किंग के जरिए, रिवर्स वर्किंग के जरिए। ठीक है, जिसको पहले कोरोना उसे चलिए भाई ये। अच्छा, अल्टरनेटिव प्रोसीजर समझ आ गया आपको? चलिए जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अथॉरिटीज के बारे में पढ़ा और खास तौर पे ISS का स्टेटस पढ़ा। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। असाइनमेंट जरूर करनी है, असाइनमेंट बहुत अहम है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।